गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 के दूसरे लेक्चर में आपका वेलकम है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। पहले की तरह हम वैसे ही काम करेंगे, लाइन बाय लाइन जाएंगे, इसकी मीनिंग्स को लिखेंगे क्योंकि MCQs कहीं से भी बन के आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ कंसंट्रेट करना है, उतना सा काम आप करते रहिए साथ साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि चेंज करना, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट जाना, इसे हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी यही दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न रिलेट्स टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड अदर रिलेट्स टू शिफ्ट ऑफ वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। कहने का मतलब ये है कि दो तरीके के इसमें एस्पेक्ट्स आएंगे। एक तो ये कि चेंज करना क्रॉपिंग पैटर्न को, दूसरा ये कि अपने वर्क फोर्स को चेंज कर देना, कहाँ से एग्रीकल्चर से लेकर के जाना किसी एलिड एक्टिविटीज़ में, जैसे कि लाइव स्टॉक या पोल्ट्री या फिशरीज वगैरह में आप शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। एग्रीकल्चर का काम मत कीजिए, आप इसमें चले आइए या अपने क्रॉपिंग पैटर्न को बदल लीजिए, बस इतना ही है इसमें। यानी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन है पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़िए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जिस काम पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, वो आप छोड़ करके दूसरी सेक्टर में आप जा सकते हैं, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हो जो कि, ठीक है। तो और दूसरा है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी आप जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, the need for a diversification arises from the fact that there is a greater risk in depending exclusively on farming for livelihood। डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए आया है कि क्योंकि भाई एक ही चीज़ पे फिक्स रहना अपनी लाइवलीहुड के लिए क्या खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करते रहना पड़ता है, जिससे ये क्या हो कि आप एक ही चीज़ पे फिक्स ना रहें, आप रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन towards new areas is necessary not only to reduce the risk from agriculture sector but also to provide a productive sustainable livelihood options to rural people, ठीक है। इसमें ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि न्यू एरियाज़ में आपको जाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि रिस्क ही क्या हो, मिनिमाइज हो, लेकिन सिर्फ इसलिए भी कि सस्टेनेबिलिटी बढ़नी रहे रूरल, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड की जो है वो क्या हो, बनी रहे, लोग जीवित रहें, ठीक है, जीवन यापन अपना व्यतीत कर सकें। मच ऑफ द एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आर कंसनट्रेटेड इन दी खरीफ सीज़न। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है, खरीफ सीज़न से रिलेटेड, ठीक है। बट ड्यूरिंग दी रबी, लेकिन रबी जो फसलें होती हैं, रबी सीज़न, in areas where there is inadequate irrigation facilities it becomes difficult to find gainful employment। ऐसी जगह जहाँ पर इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं इरिगेशन की, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर एक्सपेंशन इनटू अदर सेक्टर्स इज एसेंशियल to provide supplementary gainful employment and in realizing higher level of income for rural people to overcome poverty and other tribulations। ये कहने का मतलब ये है, इसीलिए हमें कई और सप्लीमेंट्री वर्क देखना पड़ता है। अब एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार तो नहीं पड़ेगा, लोगों को रोज़गार तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में क्या, या अपनी लाइवलीहुड को स्पेंड करेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि अपनी लाइवलीहुड को और अच्छा बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि दूसरे एरियाज़ में भी काम देखना पड़ता है, क्योंकि रबी की फसलें देखा जाए तो ज़्यादातर पानी पे बेस्ड होती हैं। अब पानी कहीं पर अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो वहाँ पे पानी ज़्यादा वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फार्मिंग नहीं हो पाएगी। अब फार्मिंग नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब वो हो गया कि बेरोज़गार हो जाएंगे लोग। एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गार हो जाएंगे। Hence, there is a need to focus on allied activities, no farm employment, and other emerging alternatives of livelihood, though there
are many other options available for providing sustainable livelihoods in rural areas. As agriculture is already overcrowded, a major proportion of the increased। अब इसमें ऊपर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सीधा सीधा ये चीज़ बताया कि भाई अब इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी, रोज़गार भी मिलना चाहिए लोगों को। As agriculture is already overcrowded, a major proportion of the increasing labor force needs to find alternate employment opportunities in other non-farm sectors। अब आप खुद भी जान रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ओवर क्राउडेड हो चुका है, तो इसलिए अब क्या करना पड़ रहा है कि एग्रीकल्चर से हट करके दूसरी तरफ भी देखना पड़ रहा है कि और कौन से ऐसे नॉन फार्मिंग एरियाज़ हैं या सेक्टर्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपको मिल सकती है। नॉन फार्म इकोनॉमी हैज़ सेवरल सेगमेंट्स इन इट। बहुत सारे इसमें सेवरल सेगमेंट्स हैं इसमें, ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से सेगमेंट्स हैं इसमें। एक, some possess dynamic linkages that permit a healthy growth, while others are in subsistence low productivity positions। कुछ ऐसे हैं जिनमें कि हेल्दी ग्रोथ के चांसेस हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें कम ग्रोथ के चांसेस हैं। दी डायनेमिक सब सेक्टर्स इंक्लूड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म एक्सेट्रा। और डायनेमिक सब सेक्टर में क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं, फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर इंडस्ट्री है, टूरिज़्म एक्सेट्रा है, यानी कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ है इसमें। दोज सेक्टर्स विच हैव द पोटेंशियल बट सीरियसली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सपोर्ट इंक्लूड ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लाइक पोएट्री, क्राफ्ट, हैंडलूम्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप ट्रेडिशनली देखेंगे कि होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जिसमें कौन कौन सी हो गई, पोट्री है और क्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं एक्सेट्रा हैं। Majority of rural women find employment in agriculture, while men generally look for non-farm employment। बहुत सारी ऐसे women हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ठीक है, और जबकि मेन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना फोकस नहीं करते हैं। इन रिसेंट टाइम्स women have also begun looking for a non-farm jobs। और अभी अब कुछ समय पहले से ऐसा हो गया है कि अब तो ये भी क्या कर रही हैं, नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स पर फोकस कर रही हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखते हैं कि क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इन इंडिया द फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस द मिक्स्ड क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम। कैटल, गोट्स, फाउल आर द वाइडली हेल्ड स्पेशीज। पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है उन्होंने कुछ लाइव स्टॉक क्या, ऐसी चीज़ें जो कि जीवित रहती है, जैसे कैटल है, आप देख ही रहे हैं, गोट है या काऊ वगैरह है, बफेलो है, ये सब लाइव स्टॉक्स कहलाते हैं, ठीक है। फाउल है, आर द वाइडली स्प्रेड स्पेशीज। इस पर ये लोग काम कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री में भी ये चीज़ आया हो, कुछ टाइम से ऐसा हो देखा जा रहा है भारत में। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन Livestock production provides increased and stability income, food security, transport, fuel, and nutrition for the family without disrupting other food producing activities, ठीक है। लाइव स्टॉक से आपको क्या क्या मिल सकता है बताइए। फूड तो सिक्योरिटी आपकी होगी ही होगी, जैसे गोट वगैरह को लोग मार के खा लेते हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी तो है ही। अब ट्रांसपोर्ट, जैसे बैल वगैरह हैं उनका भी यूज़ कर लिया जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये इनसे फ़ायदे हैं। टुडे लाइव स्टॉक सेक्टर अलोन प्रोवाइड्स अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स। आज के टाइम में देखा जाए ना, तो लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो कम से कम 70 मिलियन को जीवन यापन के लिए क्या कर रहा है, जीविका प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि लोग इससे जुड़े हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एंड मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स, और मार्जिनल फार्मर्स भी इनसे जुड़े हुए हैं जो कि वो होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। A significant number of women also find employment in the livestock sector,
सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो फिर जो विमेंस हैं उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट इस लाइव स्टॉक सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। ये डायग्राम है, ये आप क्या करेंगे देख लेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री 58% कवर करता है, अदर्स हैं 1%, पिग्स हैं 1%, स्लीप्स एंड गोट्स वगैरह देखा जाए तो फिर शिप्स एंड गोट्स वगैरह जो है वो 16% है, कैटल एंड बफेलो है 24%। तो शोज़ द डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर विद 58%, followed by others. Other animals which include camel, asses और horses हैं, ponies हैं and mules हैं are the lowest rung, यानी कि इनकी भी होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती, इनका कम होता है। इंडिया हैड अबाउट 300 मिलियन कैटल, इसके पास अभी थोड़े आंकड़े हैं ये देख लीजिए। 300 मिलियन कैटल इंडिया के पास हैं, इंक्लूडिंग 108 मिलियन बफेलोज भी हैं इनके पास। Performance of the Indian dairy sector over the last 3 decades has been quite impressive। पिछले 3 दशक से तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी हो रहा है, 1951 से 2014 तक काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पे 8 टाइम्स इसमें इंक्रीज़ हो चुका है। और दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ये कैसे आया? ये एक ऑपरेशन फ्लड जिसमें वर्गीस कुरियन थे, उनकी वजह से ये आया। और इट इज़ अ सिस्टम, इसके वर्गीस कुरियन इनके फाउंडर थे देखा जाए तो, फिर उन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड को बनाया था। Hereby all the farmers can pool their milk produced according to different grading based on quality, and the same is processed and marketed to urban centers through cooperatives। उसको क्या किया गया, कोऑपरेटिव वगैरह के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है और मार्केट किया जाता है, इनकी बेचा जाता है। इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस एंड इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मिल्क टू अर्बन मार्केट्स। इस सिस्टम में क्या होता है, फार्मर जो है वो एक फेयर प्राइस या इनकम कर लेता है, कैसे? मिल्क को अर्बन मार्केट में सप्लाई करके। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। क्या कहते हैं, ये सक्सेसफुल स्टोरी बन चुका है क्या गुजरात स्टेट, वहाँ पे मिल्क का खूब प्रोडक्शन बढ़ा, फिर वहाँ से फिर ऑल ओवर इंडिया में पहुँचा है। मीट, एग्स, वूल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इमर्जिंग, यानी ये भी बाई प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ये भी सभी क्या हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं किसमें, डाइवर्सिफिकेशन में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ा। सेकंड पार्ट में, इसी लेक्चर का हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे, तो उसमें हम लोग फिशरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिशरीज़ क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो ये भी एक पार्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब आप लोग इसको जम के पढ़िए, कई बार वीडियोस देखिए, रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए। जितनी बार देखेंगे उतने दिमाग में आपके एंटर करेगी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।